हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्वर्धन के अध्याधीन होता है? ए ऑप्शन है देश की संप्रभुता और अखंडता। बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार की मंत्रिपरिषद की गरिमा। डी ऑप्शन है संविधान के क्रियारत रहने की गरिमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देश की संप्रभुता एवं अखंडता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ होता है शब्दों के द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं, लेख के द्वारा, मुद्रण चिन्हों के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्वर्धन निम्न परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था, सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन और भारत की संप्रभुता और अखंडता आदि के मामलों में इस पर रोक लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है एक। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है नैसर्गिक अधिकार, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिकार और डी ऑप्शन है कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मौलिक अधिकार जो संपत्ति अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार हो चुका है। वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार शब्दावली का अर्थ एक ही होता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में शामिल कर इसे वैधानिक या कानूनी रूप से रूप प्रदान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है? ए ऑप्शन है सरकार का निश्चित कार्यकाल, बी ऑप्शन है न्यायिक पुनरावलोकन, सी ऑप्शन है विधायिका का कार्यपालिका से संबंध, डी ऑप्शन है शासन शक्तियों का संप्रेषण अथवा विभाजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विधायिका का कार्यपालिका से संबंध। विधायिका का कार्यपालिका से संबंध संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का एक दूसरे से अलग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ए ऑप्शन है विधायिका, बी ऑप्शन है कार्यपालिका, सी ऑप्शन है न्यायपालिका, डी ऑप्शन है प्रेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना होता है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान के विरुद्ध बनाए जाते हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो धातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कर के में ए ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के कर की समान रकम वसूल की जाती है, बी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के समान प्रतिशत कर वसूल किया जाता है, सी ऑप्शन है कर आधार में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि होती है, डी ऑप्शन है केवल करदाता की आय पर कर लगाया जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कर में कर के आधार में वृद्धि के कर की दर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है,
राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, ये कथन कहा गया और इसका कारण है राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से अपने खर्च को पूरा करना। तो ये कथन सही कहा गया है या नहीं? तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है, तो ये बिल्कुल सही है। बजट घाटा कुल प्राप्तियों एवं कुल व्यय का अंतर होता है। बजट घाटा जो होता है वो क्या होता है? कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को कहते हैं। यदि बजटीय घाटे में उधार एवं अन्य देयताएं जोड़ दें तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई। ए ऑप्शन है 1966 से 67 में, बी ऑप्शन है 1969 से 70 में, सी ऑप्शन है 1978 से 1989 में, डी ऑप्शन है 1989 से 90 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई? तो अनवरत योजना की अगर बात करी जाए तो ये भारत में 1978 के दौरान में लागू की गई थी। अनवरत योजना भारत की अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गई थी। यह योजना गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रतिपादित रोलिंग प्लान पर आधारित थी। इस योजना में ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई थी? तो अनवरत योजना के दौरान हुई थी 1978 से 1989 के दौरान, और ये 1980 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी का संबंध होता है। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र से, बी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र से, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र से, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रचंड बेरोजगारी का संबंध किससे होता है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंध होता है। प्रचंड बेरोजगारी का संबंध कृषि क्षेत्र से होता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली ये बेरोजगारी उस स्थिति का सूचक है जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इन व्यक्तियों को कृषि क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र भेजे जाने पर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। ए ऑप्शन है घर्षणीय, बी ऑप्शन है प्रच्छन्न, सी ऑप्शन है संरचनात्मक, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में, चाहे विकसित हो या विकासशील, बेरोजगारी की समस्या सामान्यतः पाई जाती है, परंतु बेरोजगारी का स्वभाव विकसित या अल्प विकसित देशों में भिन्न भिन्न होता है। विकसित देशों में अनिश्चित तथा घर्षण जनित बेरोजगारी पाई जाती है तथा अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। ए ऑप्शन है दृश्य व्यापार, बी ऑप्शन है अदृश्य व्यापार, सी ऑप्शन है ऋण व्यापार, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन में अदृश्य ऋण व्यापार सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशतांश था। ए ऑप्शन है 21.34%, बी ऑप्शन है 17.70%, सी ऑप्शन है 13.31%, डी ऑप्शन है 23.85%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किन दौर से गुजर रही है? ए ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, बी ऑप्शन है सतत वृद्धि, सी ऑप्शन है तीव्र उच्च विकास,
डी ऑप्शन है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। किसी देश की जनसंख्या जननांकीय विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च बने रहते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है, मृत्यु दर में गिरावट होती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी होती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरावट का रुझान प्रकट करते हुए उच्च वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? ए ऑप्शन है 1990, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 2000 और डी ऑप्शन है 2005। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो भारत ने नई जनसंख्या नीति जो है सन 2000 में अपनाई थी। नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 या 2070 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची वन का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो एक और आर्द्र भूमि दी गई है और एक और राज्य दिए गए हैं, इनका आपको मिलान करना है। तो भीतरकनिका कहाँ पर है, ये आप सभी को पता है उड़ीसा में है। फिर कांजली कहाँ पर है, सस्टम कोठा झील कहाँ पर है, दीपोर झील कहाँ पर है। तो सस्टम कोठा झील जो है वो है केरल में, और कांजली झील की अगर बात करी जाए तो ये है पंजाब में, और दीपोर विल की अगर बात करी जाए तो ये है असम में। तो ये भी आप एक बार फिर से याद रखिएगा। भीतरकनिका आर्द्र भूमि की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, सस्टम कोठा केरल में, कांजली पंजाब में, दीपोर विल आपका असम में। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है सघन वर्षा से, बी ऑप्शन है वनों के विनाश से, सी ऑप्शन है वनारोपण से, डी ऑप्शन है अतिचारण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण से। वृक्षारोपण वनस्पतियों, विशेष रूप से अधिक गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को उगाकर पशुओं को चराए जाने से रोककर, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर सस्यावर्तन स्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित करके, ढलान वाले क्षेत्रों में समुच्च रेखीय जुताई, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि के द्वारा मृदा अपरदन या क्षरण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विश्व धरोहर है। ए ऑप्शन है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है गिरी वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2019 में भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कुल संख्या 38 हो गई, और 38 यूनेस्को विरासत से 30 सांस्कृतिक धरोहर और 7 प्राकृतिक धरोहर और 1 मिश्रित धरोहर है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूंगा चट्टान नहीं है? ए ऑप्शन है एटोल, बी ऑप्शन है लैगून, सी ऑप्शन है बैरियर रीफ, डी ऑप्शन है फ्रिंगिंग रीफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। लैगून जो है मूंगा चट्टान नहीं है। सिक्किम से गुजरने मूंगा चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, एटोल, बैरियर रीफ तथा फ्रिंगिंग रीफ। लैगून झील किसी समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। तो लैगून एक झील होती है, और आपको क्वेश्चन का कमेंट में एक आंसर बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सी लैगून झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उच्च अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। धौलाधार, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सेट करना है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आपकी लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगा, उसके बाद पीर पंजाल, फिर आएगी धौलाधार। ठीक है। हिमालय के उत्तर में फैली हुई पर्वतमालाओं को जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तर से दक्षिण क्रमशः काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर पर्वतमाला है। पीर पंजाल तथा धौलाधार चोटियां मध्य हिमालय के पश्चिम भाग में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तट से, बी ऑप्शन है गुजरात तट से, सी ऑप्शन है बॉम्बे हाई से, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है दिल्ली तमिलनाडु तट से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत में अधिकांश गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। असम में डिगबोई और सुरमा घाटी तथा गुजरात में खंबात तथा अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस के अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आपकी क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।